दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। रतन इंडिया पावर फंडामेंटली कितनी मजबूत कंपनी है और क्या इस समय रतन इंडिया में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। यहाँ पे एएसएम लिस्ट को लेकर भी बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इन्फीबीम एवेन्यू में मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। इन्फीबीम एवेन्यू जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली बहुत ही मजबूत कंपनी है, साथ में पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस करने जा रही है कंपनी, जिसको लाइसेंस आरबीआई की तरफ से मिल चुका है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है जुलाई महीने के दरमियान। क्या इस समय निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रतन इंडिया पावर के कारोबार की बात कर लें तो फ्राइडे को 16.28 पर क्लोजिंग थी, 1.69% की गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो स्टॉक पे दबाव देखने को मिल रहा है और इसके पीछे वजह एएसएम लिस्ट। यहाँ पे इंट्राडे में अगर आप देखें तो 70 तक स्टॉक चला गया था, लेकिन ऊपर के लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में यानी अगस्त महीने में स्टॉक में कोई बड़ी अपडाउन देखने को नहीं मिली। स्टॉक उसी लेवल पर है जहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त को, क्योंकि आप देख सकते हो कि 1 अगस्त को क्लोजिंग 16.81 के आसपास थी और देख सकते हो कि इंट्राडे में 17 को क्रॉस किया था। तो 23 अगस्त को भी जो उसकी क्लोजिंग है 16.25 के आसपास और इंट्राडे में 17 को क्रॉस किया। यानी पूरे महीने में अगर देखें तो स्टॉक आपको वही का वही दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक में अपडाउन नहीं हुई है, स्टॉक जरूर अपडाउन हुई है, क्योंकि स्टॉक आप देख सकते हो कि 14 अगस्त को 15 रुपये के आसपास बिल्कुल आ गया था और उसके बाद इसमें लगातार तेज़ी भी बनी। ऐसा नहीं है कि नहीं बना है, क्योंकि 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक लगातार इसमें गिरावट हुई है। 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में गिरावट हुई, भले थोड़ी थोड़ी लेकिन गिरावट हुई। उसके बाद में आप देख लो फिर से 5 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेज़ी बनी और उसकी वजह से जो 15 रुपये का स्टॉक था वो फिर 17 रुपये के आसपास आया। लेकिन 23 अगस्त से इसमें फिर गिरावट की संभावना बनी। उसके पीछे वजह एएसएम लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो बड़ा फैसला जो किया था उसमें आप देख सकते हो कि कंपनी अपने बड़े कर्ज के जंजाल से बाहर निकलने की कोशिश करी है, अपने कुछ एसेट बेच रही है जिससे कंपनी भी प्रॉफिट में आई है। लेकिन जो शेयर की प्राइस में अपडाउन देखने को मिला उसकी वजह से एएसएम लिस्ट स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया इसको 23 अगस्त को। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, आपको डिलीवरी बेस काम ही करना होगा, इससे वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब वैसे आप देख सकते हो कि यह 9 अगस्त 2024 से लेकर 23 अगस्त 2024 तक स्टेज 3 में था। इससे पहले ऑलरेडी ये स्टेज 1 में ही था, 26 जुलाई से ये स्टेज 4 में आ चुका था। 9 अगस्त तक ये स्टेज 4 में था, फिर इसके बाद में इसको स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया था। लेकिन जल्द ही आप देख सकते हो कि काफ़ी कम समय में ये स्टॉक फिर से स्टेज 4 में आ चुका है। तो फिलहाल ये इसके लिए टेंशन की बात तो है। स्टेज 4 में आने से यहाँ पे जो है वॉल्यूम बहुत नीचे आ जाएगा और डिलीवरी बेस काम करना होता है तो इंट्राडे प्लेयर यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, तो इसकी प्राइस में थोड़ा सा ठहराव आ सकता है। वैसे स्टॉक ऑलरेडी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर चुका है। पिछले 5 सालों में जिसने भी निवेश किया उसको मल्टीबैग रिटर्न मिला करीब 1447% का। 3 ईयर की बात करें उसने 215% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में भी देखें तो 195% का बम्पर रिटर्न, यानी आपका इन्वेस्टमेंट दुगुना होते हुए आपको दिखाई देगा, बल्कि 3 गुना हुआ है। पिछले 3 महीनों में देखें तो यहाँ पे 12% की तेज़ी बनी है और पिछले एक महीने में 6% की तेज़ी बनी है। ओवरऑल आप देखें तो निगेटिव रिटर्न तो कहीं पर भी नहीं है। हाँ, वन डे के हिसाब से जरूर यहाँ पे आपको 2% की गिरावट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी वाकई बहुत मजबूत है कि अगर हम इसके SWOT को एनालिस करके देखें तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ अगर आप देखें इसकी 15 स्ट्रेंथ है, जिसमें आप देख सको कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है पास्ट मंथ में। इसके अलावा देखें तो इसका जो रिटर्न है वो निफ्टी 500 के मुकाबले बेहतर रहा है पिछले 5 सालों में। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले में पिछले एक साल में बेहतर रही है। इसका जो स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ है, इसके अलावा अगर आप देखें तो एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ के मुकाबले इसका बेहतर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी का लास्ट 2 साल का जो ROA है वो काफ़ी बेहतर रहा है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी का जो रिवेन्यू है पिछले 3 क्वार्टर में लगातार बढ़ रहा है।
कंपनी अच्छा खासा देख सकते हो कि इस समय कैश जनरेट भी कर रही है कोर बिजनेस के माध्यम से, और कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छा है कंपनी के पास इस समय। एनुअल नेट प्रॉफिट है उसमें भी इंप्रूवमेंट हो रहा है पिछले 2 सालों में। एफआईआई की तरफ से इस स्टॉक के अंदर निवेश बढ़ाया जा रहा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में बढ़ी है, और पिछले 2 महीने से भी देखें तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश को बढ़ा रहे हैं। तो ये 15 आपको यहाँ पे मजबूत पॉइंट दिखा देगा, इसकी अपॉर्चुनिटी, इसके आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे 4 आपको कमजोरी भी दिखाई देगी। तो पहली जो अगर आप कमजोरी देखें तो हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग्स। इसके अलावा डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश, जो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो कुछ कम हुआ है। इसके अलावा कंपनी विथ हाई प्रमोटर प्लेज, यानी काफ़ी ज़्यादा शेयर गिरवी रखे हुए, और हाई प्रमोटर स्टॉक प्लेज, तो ये कुछ कमजोरी है कि यहाँ पे गिरवी शेयर प्रमोटर ज़्यादा रखे हुए हैं। बाकी ओवरऑल देखें तो इसके अंदर संभावना बहुत पॉजिटिव है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी करें। और यही आप 31 जुलाई के म्यूचुअल फंड के इन नंबरों से भी आपको समझ में आएगा। देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने 8.76 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 6.64% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी ने 4.13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज रही है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 0.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 10.22% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने यहाँ पे 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। तो कहीं किसी का निवेश कम नहीं हुआ है, जम के खरीदारी हो रही है म्यूचुअल फंड की, और इसीलिए स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। कंपनी काफ़ी समय के बाद प्रॉफिट में भी आई है, और इसका सेक्टर काफ़ी अच्छा है। कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी तलाश रही है, ऐसे में आने वाले समय ये बेहतर रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि दाव लगाया जा सकता है। अब चलते हम इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ। 31.5 पर क्लोजिंग थी, 1.68% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 32 तक गया था स्टॉक। अब इसकी भी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक पिछले 1 महीने के अंदर वही का वही है। 1 अगस्त को इसकी प्राइस देखें तो 31 के आसपास थी, और 23 अगस्त को भी प्राइस 31 के आसपास ही दिखाई देगी, यानी स्टॉक वहीं पर है जहाँ पे शुरुआत हुई थी इस महीने को। लेकिन बीच में आप देख सकते हो स्टॉक 34 तक चला गया था 9 अगस्त को, और उसके बाद इसमें फिर गिरावट का दौर शुरू हुआ। तो यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है इस प्राइस पे, जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ से एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जो जानकारी दी गई है, यहाँ पे देखो उनका कहना है कि मिस्टर रूप किशन सोहनलाल दवे और मिस्टर केयूर मधुसूदन बक्सी, ये कंपनी में दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। ये उनका सेकंड टर्म था जो कंप्लीट हो चुका है 24 अगस्त 2024 को, और अब वो अपनी सेवाओं से मुक्त हो रहे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन करके यहाँ पे अब इस समय वो आगे इसमें अपना कार्यभार नहीं संभालेंगे, लेकिन उन्होंने 2 टर्म पूरे किए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे उनको जो भी उन्होंने सेवाएं दी उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उनका अनुभव का फ़ायदा कंपनी को बहुत ज़्यादा मिला है, और हम हमेशा उनको याद करेंगे। तो कुल मिला के 2 जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो कंपनी से इस समय अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद यहाँ से जा रहे हैं, और 2 समय उन्होंने अच्छी सेवाएँ दी अपनी कंपनी को। अब यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यू के म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात 31 जुलाई की, तो काफ़ी अच्छे उत्साहवर्धक आंकड़े। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 8.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 6.88% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। आईसीआईसी प्रू BSE 500 ETF ने 0.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 1.17% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा देख सकते हो कि ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 0.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 9.56% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा HDFC BSE 500 इंडेक्स ने 0.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी 5.60% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे घटी है। इसके अलावा बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 0.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। तो कुल मिला के देखें तो सिर्फ HDFC BSE 500 की तरफ से यहाँ पे निवेश कम हुआ, बाकी ओवरऑल सभी जितने म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने जम के खरीदारी की है, और बहुत अच्छा इस कंपनी का बिजनेस है। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप इसको होल्ड करके रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।